प्रिय विद्यार्थियों, आज हम डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है, इसके संबंध में जो एक्सपेरिमेंट हुए जिन्होंने ये प्रूव किया कि डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल है, उसके संबंध में उस एक प्रयोग के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ये जो प्रयोग है इसके बारे में जानने से पहले कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो अपन ने पूर्व में अध्ययन कर चुके हैं कि मेंडल ने 1965 में ये प्रतिपादित किया था कि जीव के जो लक्षण हैं उनका नियंत्रण एक विशेष प्रकार के कारकों के द्वारा होता है। ये जो कारक है, फैक्टर्स हैं, ये उस जीव के विशेष प्रकार के जो लक्षण हैं उन लक्षणों का नियंत्रण करते हैं। इन फैक्टर्स को जिनको मेंडल ने फैक्टर कहा था, उनको 1909 में जॉनसन नाम के वैज्ञानिक ने जीन नाम दिया था। ये जो जीन हैं वो क्रोमोसोम पर स्थित होते हैं। ये सटन और बावेरी ने 1903 में बताया था कि जीन होते हैं वो क्रोमोसोम के ऊपर स्थित होते हैं, तो क्रोमोसोम ही हेरिडिटरी व्हीकल होते हैं। उन्होंने गुणसूत्र का आनुवंशिकी सिद्धांत प्रतिपादित किया था सटन और बावेरी ने। सटन और बावेरी और मेंडल के जो सिद्धांत थे उसके आधार पर ये है कि गुणसूत्र होते हैं वो केंद्रक में स्थित होते हैं और गुणसूत्रों के ऊपर जीन स्थित होते हैं, और ये जीन है या गुणसूत्र है वो आनुवंशिक गुणों के वाहक होते हैं। अब हमें जीन की जो संरचना है या गुणसूत्र की संरचना है उसके बारे में ये जानकारी है। हमें ये जानकारी अच्छी तरीके से है कि जो क्रोमोसोम है, गुणसूत्र है, वो प्रोटीन और डीएनए से मिलकर बना होता है। अब इनमें से प्रोटीन को सर्वप्रथम जो प्रारंभिक तौर पर प्रोटीन को ही आनुवंशिक पदार्थ मानते थे। अब माइस्टर नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने 1869 में 1869 में न्यूक्लिन नामक पदार्थ की खोज की थी। और ये जो न्यूक्लिन की खोज है ये इस संदर्भ में क्रांतिकारी परिवर्तन था। जो न्यूक्लिन की खोज हुई, उस न्यूक्लिन की खोज के पश्चात एक धारणा बनी कि भाई डीएनए जेनेटिक मटेरियल हो सकता है। तो अपने आज के व्याख्यान के अंदर जो डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल, उसका जो पहला प्रयोग है जिसने ये इसको एस्टेब्लिश किया था कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ होता है। डीएनए वाज फर्स्ट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूक्लियाई इन 1870। 1870 में डीएनए को सबसे पहले केंद्रक में से एक्सट्रैक्ट किया गया था। माइस्टर ने इसको एक्सट्रैक्ट किया था और उसका नाम रखा था न्यूक्लिन, नेम्ड न्यूक्लिन आफ्टर देयर सोर्स। केंद्रक में से मिला था इसलिए इसका नाम न्यूक्लिन रखा। केमिकल एनालिसिस में ये जो रासायनिक विश्लेषण है उसने डिटरमाइन द डीएनए वाज ए वीक एसिड रिच इन फॉस्फोरस। फॉस्फोरस की अधिकता होती है और ये बहुत ही दुर्बल अम्ल होता है। बिकॉज ऑफ इट्स न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सब्सिक्वेंट आइडेंटिफिकेशन एज ए कंपोनेंट ऑफ क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम का कंपोनेंट है, ये अपने को पता है। और इट वाज इम्प्लीकेटेड एज ए कैरियर ऑफ जेनेटिक। ये ऐसा मानने लगे थे कि जेनेटिक जो इंफॉर्मेशन का कैरियर है वो डीएनए ही है। साइंटिस्ट हैड नैरो डाउन दैट द जेनेटिक मटेरियल वाज ऑन द क्रोमोसोम इज द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। ये वैज्ञानिकों को अध्ययन के द्वारा ये जो रिसर्च हुई उसके बारे में ये जानकारी करती है। सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होता है, और जेनेटिक मटेरियल भी न्यूक्लियस के अंदर ही होता है। हाउएवर द एग्जैक्ट मॉलिक्यूल वाज डिस्कवर्ड ओनली मच लेटर। जो एग्जैक्ट मॉलिक्यूल होता है वो क्या होता है वो उसमें काफ़ी समय लग गया था। लेट्स टेक ए लुक एट द सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट दैट साइंटिस्ट अंडरटुक दैट ब्रॉट अस क्लोजर टू द डिस्कवरी ऑफ डीएनए। डीएनए की डिस्कवरी के बाद में उसको ये एस्टेब्लिश करने में काफ़ी समय लग गया कि ये डीएनए ही वास्तव में जेनेटिक मटेरियल होता है। इसका जो पहला प्रयोग है वो फ्रेडरिक ग्रिफिथ का है।
वाइल वर्किंग द स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई, ये स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई होती है बैक्टीरिया है जो मनुष्य के अंदर न्यूमोनिया रोग कॉज करता है। इस जो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई है जिसको अपन कहते हैं डिप्लोकोकस न्यूमोनाई, ये डिप्लोकोकस न्यूमोनाई है उस पर 1928 में जो फेडिस ग्रिफिथ है, फेडिस ग्रिफिथ ने इस पर एक्सपेरिमेंट किए थे ट्रांसफॉर्मेशन के। व्हेन यू ग्रो दिस बैक्टीरियम ऑन द कल्चर प्लेट, कल्चर प्लेट में जब इसको ग्रो किया जाता है तो सम प्रोड्यूस शाइनी कॉलोनीज, कुछ जो कॉलोनी बनती है इसकी वो चमकीली होती है और कैप्सुलेटेड होती है। सम प्रोड्यूसेज रफ कॉलोनी डिनोटेड आर। अब इसके अंदर दो तरह की स्ट्रेन होते हैं। ये जो डिप्लोकोकस न्यूमोनाई है उसमें दो तरह के स्ट्रेन होते हैं। उन स्ट्रेन का नाम दिया, एक तो वायरुलेंट स्ट्रेन जिसका नाम दिया S3। इस S3 के अंदर क्या होता है कि ये वायरुलेंट है या उग्र विभेद कहते हैं इसको। इसका जो कैप्सूल होता है वो चिकना होता है, ये चमकदार होती है, ये जो चमकदार होती है और इसको ये उग्र विभेद कहलाती है और ये वायरुलेंट है। इसका इंजेक्शन, इसको अगर इंजेक्ट करा दिया जाए चूहे के अंदर तो चूहा न्यूमोनिया रोग से मृत्यु हो जाती है उसकी। इसकी जो बाहर जो आवरण होता है वो पॉलीसेकेराइड का एक खोल होता है और इसकी जो कॉलोनियाँ होती है वो चिकनी और चमकीली होती है। इस विभेद को कैप्सुलेटेड या चिकने S3 इसको डिनोट करते हैं। ये जो वायरुलेंट है उसको S3 कहते हैं। दूसरा स्ट्रेन होता है R2, ये रफ स्ट्रेन होता है। इसको अगर बैक्टीरिया के इसके चूहे के अंदर इंजेक्ट करा दिया जाए, उसके ऊपर कैप्सूल नहीं होता पॉलीसेकेराइड का, उसको चूहे के अंदर इंजेक्ट करा दिया जाए तो उसमें न्यूमोनिया रोग नहीं होता है। द S strain bacterium has a polysaccharide coat which gives rise to smooth shiny colonies. The R strain lack the coat, R strain के अंदर कोट नहीं होता and hence it gives rough colony, ये खुरदरी कॉलोनी होती है। आल्सो द S strain जिसको S3 कहते हैं, ये वायरुलेंट एंड कॉजेज न्यूमोनिया। S के द्वारा जो S3 है उसके द्वारा न्यूमोनिया रोग हो जाता है और R के द्वारा न्यूमोनिया रोग नहीं होता है। ऑब्जर्वेशन, नॉट ओनली डिड द माइस इंजेक्टेड वाइल द हीट किल्ड S strain प्लस R strain डाई बट द ग्रिफिथ आल्सो रिकवर्ड द S strain बैक्टीरिया फ्रॉम द डेड माइस। ग्रिफिथ ने क्या किया, 4 तरह के एक्सपेरिमेंट किए। पहला एक्सपेरिमेंट क्या किया उन्होंने, चूहों में S3 जो उग्र विभेद है उस उग्र विभेद के बैक्टीरिया को चूहे के अंदर इंजेक्ट कराया और इंजेक्ट कराने पर जो बैक्टीरिया है वो सेप्टिसीमिया के द्वारा मृत्यु हो जाती है उसकी, उसके अंदर न्यूमोनिया रोग हो जाता है। दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या किया कि बैक्टीरिया में R2 जो अनुग्रह विभेद है ए वायरुलेंट, उसको इंजेक्ट कराया, उससे चूहे मरे नहीं, सरवाइव कर गए। तीसरे एक्सपेरिमेंट में क्या किया कि जो वायरुलेंट है उस वायरुलेंट को 60 डिग्री टेम्परेचर पर गर्म किया, उसमें सारे बैक्टीरिया मर जाते हैं और उन हीट किल्ड जो S3 बैक्टीरिया है उसको चूहे के अंदर इंजेक्ट कराया तो चूहा सरवाइव कर गया, यानी उसके अंदर न्यूमोनिया रोग नहीं हुआ। और चौथे एक्सपेरिमेंट में क्या किया कि हीट किल्ड S3 बैक्टीरिया का जो मिक्सचर और नॉर्मल R2 का मिक्सचर, इसको मिलाकर चूहों को इंजेक्ट कराया तो उन्होंने एक आश्चर्यजनक परिणाम देखा कि चूहों के अंदर न्यूमोनिया हो जाता है और वो सेप्टिसीमिया के द्वारा उसकी डेथ हो जाती है। यानी जो ये एक्सपेरिमेंट है उससे ये निष्कर्ष निकला, ये अवलोकन करने के बाद में पता चला कि कुछ जो मृत उग्र वायरुलेंट S3 बैक्टीरिया है उसका कोई पदार्थ सजीव ए वायरुलेंट जीवाणुओं में हस्तांतरित होता है जो उन्हें वायरुलेंट में कन्वर्ट कर देता है। यानी R2 विभेदों के S3 में रूपांतरण को ग्रिफिथ इफेक्ट या बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। और इसके लिए जो ट्रांसफार्मिंग जो प्रिंसिपल है वो ये बताता है कि S3 का जो जेनेटिक मटेरियल है, जो DNA होता है, वो
R2 के अंदर प्रवेश कर गया और R2 में प्रवेश करने के बाद में R2 को उसने वायरुलेंट बना दिया। He concluded that this was because the R strain had somehow been transformed by heat-killed S strain. heat-killed S strain के द्वारा R जो स्ट्रेन है, R2 स्ट्रेन है, उसको उसने ट्रांसफॉर्म कर दिया और उसका नया जेनेटिक मेकअप बनके वो वायरुलेंट हो गया और उससे वो न्यूमोनिया रोग कोज करने में सक्षम हो गया। दिस ही अर्ज was due to the transfer of a transforming principle from the S strain to the S, यानी S strain से जो जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ और वो R strain में चला गया और R strain वायरुलेंट हो गया, which made the R strain virulent. Although significance, his observation did not identify the biochemical nature of the transforming principle. ये जो एक्सपेरिमेंट है, अब इसमें देखो, ये जो ये R2 इंजेक्ट कराया, R2 इंजेक्ट कराने पर ये माइस है वो सर्वाइव कर गया, उसमें न्यूमोनिया नहीं हुआ। हीट किल्ड S3 को इंजेक्ट कराया, बैक्टीरिया हीट किल्ड होने के बाद में उस डेड हो जाता है और न्यूमोनिया रोग नहीं हुआ, नहीं मरा। अब लास्ट में क्या किया कि हीट किल्ड ये R2 और ये हीट किल्ड S3, इन दोनों के मिश्रण को इसमें इंजेक्ट कराया। हिसाब से तो S3 इंजेक्ट कराने पर बैक्टीरिया ये डेड हो जाते हैं, मगर उसने देखा कि ये इसके अंदर न्यूमोनिया हो जाता है और ये चूहा है वो न्यूमोनिया रोग से, सेप्टिसीमिया से उसकी डेथ हो जाती है। यानी जो R2 है वो ट्रांसफॉर्म हुआ है किससे? S3 से, S3 से ट्रांसफॉर्म हो गया। ये जो एक्सपेरिमेंट है वो एक्सपेरिमेंट क्या करता है? ये प्रूव करता है कि DNA जेनेटिक मटेरियल होता है। फॉर ए मॉलिक्यूल टू एक्ट एज ए जेनेटिक मटेरियल इट शुड हैव द फॉलोइंग। जेनेटिक मटेरियल जो होता है उसके करेक्टर क्या होने चाहिए? बी कैपेबल ऑफ रेप्लिकेशन, उसके अंदर रेप्लिकेशन की क्षमता होनी चाहिए, प्रतिकृति की क्षमता होनी चाहिए, उसकी खुद की कॉपी बनाने की, रेप्लिका, क्रिएट इट्स ओन रेप्लिका। इट शुड बी स्टेबल, वो स्थायी होना चाहिए, स्ट्रक्चरली और केमिकली, संरचनात्मक रूप से, रासायनिक रूप से स्टेबल होना चाहिए जो DNA के अंदर होता है। इट मस्ट हैव द स्कोप फॉर स्लो चेंजेज म्यूटेशन टू इवॉल्व, उसमें म्यूटेशन की क्षमता होनी चाहिए जो प्रोटीन में नहीं होती, जो DNA में होती है। बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ द मेंडेलियन करेक्टर, ये जो कुछ करेक्टर्स हैं जो ये शो करते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट है, ये ट्रांसफॉर्मिंग का, ये टाइप सेल्स है, ये DNA और सम कंटामिनेटेड प्रोटीन है, ये टाइप ऑफ आर कल्चर, टाइप ऑफ आर कल्चर, ये टाइप ऑफ सेल्स। यानी जो ए वायरुलेंट है वो हीट किल्ड S3 से ट्रांसफॉर्म हो गया। ये ट्रांसफॉर्मेशन का एक्सपेरिमेंट है, वो प्रूव करता है कि DNA जेनेटिक मटेरियल के रूप में ही फंक्शन करता है। आज के व्याख्यान में अपन इतना ही, आगे के जो